नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, सीयूटीपीजी 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लाइव क्लास स्टार्ट किया है। इसमें बेसिक हम लोग पहले शुरू किए हैं, जिसमें फेमिनिज्म आज का टॉपिक है। फेमिनिज्म के कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म एंड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पे विशेष ध्यान रहेगा और इसके थिंकर्स कुछ जो हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जो फेमिनिज्म है एक डीप अगर इसको पढ़ा जाए, क्योंकि फेमिनिज्म आइडियोलॉजी आपके सीयूटी पीजी सिलेबस में भी दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिया है। आइडियोलॉजी तो ऐसे सब आपको मोटा मोटी होना चाहिए ध्यान, इसीलिए मैं बेसिक में करा रहा हूँ। लिबरलिज्म, सोशलिज्म, एनार्किज्म, ये सब चीजें मैंने करा दिया है। फेमिनिज्म आज हम लोग जान लेंगे और बेसिक ही जानेंगे। जब हम लोग 2 नवंबर से, 1 नवंबर को तो दीपावली है, 2 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसके बाद पॉलिटिकल थियरी। इस तरह से जब पढ़ेंगे तो जब ये फेमिनिज्म आइडियोलॉजी आएगा तो उस समय हम लोग उसको गहनता से पढ़ेंगे। पर इस क्लास में हम लोग बेसिक, है ना, जब उस समय हम लोग पढ़ेंगे तो लगभग 4 घंटे की क्लास लगेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग ओवरऑल 1 घंटा में कोशिश करेंगे सब चीजें हो जाए, मतलब मोटा मोटी जो चीजें, ताकि कभी जीवन में फिर जब हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो बीच में जब भी फेमिनिज्म की बात आएगी तब कोई समझ में आना चाहिए कि कहा क्या जा रहा है। उसके वेव्स, उसके टाइप्स अगर आपको कुछ पता रहेगा, कुछ थिंकर्स पता रहेंगे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो हम लोग शुरू करते हैं फेमिनिज्म के बारे में। तो देखें, फेमिनिज्म की अगर हम शुरुआत करेंगे तो फर्स्ट में तो आपको यही ध्यान रखना है कि इसके जो मदर है, देखिए आप बहुत कुछ पढ़े हैं, उसमें फादर आता है ना, पिता। जैसे लिबरलिज्म आपने पढ़ा था, उसमें जॉन लॉक एक फादर हैं लिबरलिज्म के, लेकिन यहां मदर आएगा, है ना, क्योंकि ये नारीवाद है। तो मदर ऑफ फेमिनिज्म किसको बोला जाता है? मदर ऑफ फेमिनिज्म, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट, है ना। ये तो एकदम आपको ध्यान रखना है, ये एक टॉपिक हो गया। ये मदर है, और मदर है इसका मतलब नारीवादी विचारिका है, इसके थिंकर हैं, ठीक है। अगर हम नारीवाद की बात करें तो नारीवाद जो है वो समानता की बात करता है, पुरुष महिला समानता की बात करता है। वेब्स में हम पढ़ेंगे तो पुरुष और नारी समानता की बात करता है, साथ में नारी की विशिष्टता पे ध्यान देता है, स्पेशलिटीज पे ध्यान देता है ना। तो अगर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए कि अगर जब हम वेब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, फर्स्ट वेब में बात किया गया था स्त्री पुरुष समानता, स्त्री पुरुष समानता, यानी दोनों के दोनों इक्वल हैं, इस पे फोकस किया गया। दूसरे में क्या किया, दूसरे जो वेब आया, अभी वेब हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे वेब में क्या हुआ कि जो पुरुष है उससे महिला को अलग करके देखा गया, है ना, क्योंकि महिला बहुत ज्यादा शोषित होती है, ऐसा करके तो पुरुष के विरोध में आया। तो यहां पे दूसरा धारा जो हो जाता है इसका, महिला विशिष्टता की हो जाती है ना, स्पेशलिटी की यहां बात किया गया कि महिला को अलग से। और उसका तीसरा जो धारा आया उसमें महिला में भी विविधता की बात किया गया कि एक महिला दूसरी महिला से भी अंतर है उसमें। औपनिवेशिक जो देश पहले से गुलाम है वहां की महिलाएं अलग है ना, श्वेत और अश्वेत महिलाएं अलग है। तो उसमें तो महिला विभिन्नता की भी बात हो गई, महिला विविधता की बात, यानी जो फीमेल है वो भी डिफरेंट है, उसके साथ डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा, विभेद कर करके एक ट्रीट करना है। तो ये 3 लहर की ये मुख्य बातें रही। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नारीवाद क्या है, तो नारीवाद ये तो आइडियोलॉजी है, आपको सबको पता है, और यहां पे हम लोग एज एन आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन नारीवाद क्या है, एक मूवमेंट भी हो गया, आंदोलन भी है। नारीवाद क्या है, महिलाओं को एक विशिष्ट पहचान दिलाने का कोशिश करता है, विशिष्ट पहचान के लिए आंदोलन है ना। महिलाओं का एक मान्यता का एक आंदोलन है, महिलाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, है ना, स्वीकृति हो, तो इस पे बात करता है। तो एज आइडियोलॉजी, आंदोलन, मान्यताएं, और जब चीजें एक आइडियोलॉजी होता है, जब वो बहुत आगे बढ़ता है, उसमें कुछ बेसिक चीजें, आधारभूत चीजें का निर्माण हो जाता है, कुछ थिंकर्स आ जाते हैं, उसमें बुक्स लिखी जाती हैं, तो फंडामेंटल जब बात हो जाता है तो उसको फिर एज अ पॉलिटिकल थियरी, उसको एज ए थियरी पढ़ते हैं, तो आप इसको पॉलिटिकल थियरी भी आप ले सकते हैं। तो नारीवाद क्या है, बेसिकली अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि नारीवाद जो है महिलाओं को पुरुषों के समानता की बात करता है, महिला पुरुष समानता की बात करता है।
कोमा देके लिखेंगे, महिला विशिष्टता की बात करता है। एक महिला दूसरी महिला से उसमें अंतर है तो उसमें विभेद के साथ उसके साथ व्यवहार करने की बात किया जाता है। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि महिला, ये जो नारीवाद है वो एक आंदोलन है, यह मान्यता की राजनीति है कि मान्यता मिलनी चाहिए अलग से, इसको हमने इसको डील किया। साथ में रखें कि जो फेमिनिज्म है उसका मदर कौन है, फेमिनिज्म का मदर कौन है, तो मैरी विलेस्टोनक्राफ्ट, इसने बुक लिखा था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये बुक आपको ध्यान रखनी है 1992 में लिखा गया है ना, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ये 1992 ज्यादा हो गया, 1792 है ना। ये अगर आप देखो यहां पे हम लोगों ने डेट का मिसिंग हो गया, इसको आप कैसे ट्रिक से ध्यान रखेंगे। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो है 1792 में लिखा गया था मैरी विलेस्टोनक्राफ्ट के द्वारा। जब 1789 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति से इसको जोड़ के देखना है। क्यों? क्योंकि 1789 की क्रांति जब राज क्रांति हो गई तो पोप ने, जो चर्च था वहां, तो पोप ने आदेश दिया कि महिलाओं को घर के अंदर रहना है, उनको जो घरेलू जिम्मेदारियां है उसको निभाना है। ये बातें हो गई तो फिर बात आता है कि ये विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन बुक लिखा गया। इसमें मैरी विलेस्टोनक्राफ्ट ने जॉन लॉक से प्रभावित होकर, लॉक है ना, आपको पता है लॉक उदारवाद का पिता है, तो उदारवाद में क्या कहा गया, हमने आपको पढ़ाया है। उदारवाद में कहा गया कि जो मानव है वो विवेकशील है, तर्कशील है, रीजनेबल है। तो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में विलेस्टोनक्राफ्ट ने कहा कि मानव मतलब तो दोनों होता है, पुरुष भी होता है, महिला भी होता है। तो क्या पुरुषों को ही केवल रीजनेबल तर्क यानी तर्क करने की क्षमता है, विवेक है, केवल उन्हीं को तर्क शक्ति दिया है भगवान ने? ऐसा तो नहीं है, यानी महिलाओं को भी है। तो इन्होंने जॉन लॉक से प्रभावित होकर ये चीजें लिखा और ये कहा कि स्त्री और पुरुष समानता है, समानता की बात की उन्होंने, स्त्री पुरुष समानता की बात हुआ इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद की ये घटना है, तो इसमें कहीं भूलने वाली बात नहीं होगी। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन मैरी विलेस्टोनक्राफ्ट ने लिखा और इसको इसका क्या कहा जाएगा, मदर है, फेमिनिज्म की ये मदर है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि इसमें किस राइट्स पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि कुल मिला के जो घटना है वो सब तो राइट्स की ही बात होती है। अगर आपको राइट्स मिल जाए तो काम हो जाता है कि नहीं। तो राइट्स किस किस पर ध्यान दिया गया, तो यहां ध्यान रखना है पॉलिटिकल राइट। मैरी विलेस्टोनक्राफ्ट ने पॉलिटिकल राइट्स पे ध्यान केंद्रित किया, इसमें पॉलिटिकल राइट्स की मांग की गई। उसके बाद सिविल राइट्स की बात की गई, सिविल राइट्स है ना, नागरिक अधिकार और राजनैतिक अधिकार, जैसे वोट देने का जो अधिकार है इसके बात किया गया कि इसमें एक अहम बात रहा कि वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो वोट देने की जो अधिकार रहा यहां पे, इसीलिए इसको नारी मताधिकार आंदोलन या नारी मताधिकारवाद भी कह दिया जाता है इसको कई बार हिंदी में। तो इसको ध्यान रखना है कि इसमें वोट जो है, वोट जो देने का अधिकार रहा ये केंद्र बिंदु रहा। तो बात आई कि जब इन्होंने कहा और ये फिर आंदोलन बढ़े आगे और एक इसमें बहुत सारे जब और थिंकर इसमें जुड़ते गए और एक अच्छा सफल आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा, तो बाद में धीरे धीरे इसमें जो जो मांग की गई थी है ना, फर्स्ट फेज में जो भी मांग की गई थी है ना, फर्स्ट फेज मतलब शुरू हो रहा था, फर्स्ट फेज है, तो मांग की गई थी जो जो बातें कि यहाँ पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए है ना, जो भी सिविल राइट्स की बात की गई थी, अधिकांश राइट्स मिलना शुरू हो गया है ना। न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अगर आपको ध्यान रहे तो 1920 में यूएसए में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, 1928 में यूके में वोट देने का अधिकार मिला है ना, याद रहेगा क्या। तो अब वोट देने का अधिकार जब मिल गया तो ये आंदोलन तो सफल हुआ। तो जब ये सफल हो गया और जो जो मांग किया गया था वो सब कुछ अधिकांश चीजें जब प्राप्त हो गई तो धीरे 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 ये आंदोलन थोड़ा कम होने लगा। तो इसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंड वेव है ना। तो अभी ये सारी जो हम लोगों ने चर्चाएं किया है ये फर्स्ट वेव है,
यानी नारीवाद का ये पहला फर्स्ट वेव है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें आप देखें कि ये किस चीज से प्रभावित है, तो ये लॉक से प्रभावित है और उदारवाद इसके केंद्र में है, तो इसलिए इसको कहा जाता है, फर्स्ट वेव जो है इसको कहा जाता है लिबरल फेमिनिज्म, है ना, फेमिनिज्म है। लिबरल क्यों है? क्योंकि ये उदारवादी विचार से जुड़ा हुआ है, उदारवादी नारीवाद। तो ये एक चीज हो गया, यानी फर्स्ट वेव को क्या कहा गया? उदारवादी नारीवाद। हालांकि हम लोग फर्स्ट वेव और ये फिर इसके प्रकार को एक साथ मिक्स नहीं करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तो आप फर्स्ट वेव ध्यान रखें और यहाँ पे उदारवादी नारीवाद आया है, और यहाँ पे आप मदर इसका ध्यान रखें, मैरी वुllstonecraft इसके मदर है। साथ ही में अभी हमने इसकी चर्चा किया है तो ये भी कर लेते हैं कि उदारवादी नारीवाद का मदर कौन है, जननी कौन है ना, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जननी। तो उदारवादी नारीवाद का जो जननी कौन है? तो यही इसका आंसर होगा, मैरी वुllstonecraft। और बुक इन्होंने लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो ये चीज है, किसको किसको समझ में आ गई? अभी किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बताइए, फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग सेकेंड वेव्स के बारे में बात करेंगे। बताओ सौरभ। क्लियर है? ओके। तो अभी एक क्वेश्चन चलो पूछ लेते हैं, आप जल्दी से बता देना कि क्वेश्चन ये है कि नारीवाद जो है वो स्त्री पुरुष समानता पर केवल ध्यान केंद्रित करता है, सही है या गलत? स्टेटमेंट बताना है। नारीवाद केवल स्त्री पुरुष समानता पर बात करता है, ध्यान केंद्रित करता है, क्या ये बात सही है? यस सर, सही है। नहीं सर, मतलब इस पर भी बात करता है और महिला विशिष्ट और महिला विविधता इस पर भी बात करता है। हाँ, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है ना। तो बिंदुओं को ध्यान दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा कि नारीवाद केवल स्त्री पुरुष समानता पे बात करता है, केवल लगा है ना, तो सीधा गलत है स्टेटमेंट। केवल इसी पे थोड़ी बात करता है, वो तो फर्स्ट वेव में वो बात किया था, है ना, और मैरी वुllstonecraft ने किया था, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो हमने स्टेटमेंट बोला था वो गलत उसको माना जाएगा। तो फर्स्ट वेव में ये रहा। अब हम बात करते हैं सेकेंड वेव की। सेकेंड वेव की बात करते हैं और इसके बाद हम लोग थर्ड वेव की बात कर लेंगे। अब देखिए, एक चीज आपको यहां से ध्यान रखना है कि नारीवाद जब हम पढ़ते हैं तो इसमें तीन वेव के बारे में पढ़ना होता है और इसके तीन प्रकार है, थ्री टाइप्स है, थ्री टाइप्स, यानी थ्री टाइप्स एंड थ्री वेव्स के बारे में आपको पढ़नी है। जब हम ये पढ़ लेंगे तो उसको पढ़ना आसानी है। देखिए फर्स्ट वेव में क्या क्या हुआ था। फर्स्ट वेव में ये जो हमने लिबरल पढ़ा, लिबरल फेमिनिज्म, ये इसमें ये विचार रहे, और इसी वेव में हम लोग सोशलिस्ट फेमिनिज्म भी है इसी वेव में, फर्स्ट वेव में। तो हम लोग थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या है। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, इसमें आपने मार्क्स और एंजल्स का नाम सुना है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ सोशलिस्ट है ना, सोशलिस्ट से क्या निकल जाएगा? सोशलिज्म। इसीलिए हमने सबसे पहले आपको लिबरलिज्म और सोशलिज्म पढ़ाया था, क्योंकि मुझे ये बात पता है पूरा होल सब्जेक्ट सिलेबस को देख के कि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, अब जब फेमिनिज्म अगर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लिबरल आ जाए, लिबरल फेमिनिज्म। तो अब जब तक फेमिनिज्म और जॉन लॉक को नहीं बताया जाएगा, लिबरलिज्म को नहीं बताया जाएगा, ये वेव समझ में ही नहीं आएगा। अभी हमने आपको थोड़ा सा ही बताया है पर आपको सारी कहानियां समझ में आ गई है कि इस वेव में क्या हुआ था। लिबरल फेमिनिज्म में मैरी वुllstonecraft ने आधार क्या बनाया कि जॉन लॉक कह रहे हैं, लिबरल जो थिंकर हैं वो कह रहा है कि मानव विवेकशील है। और उससे भी पहले आप जाएं तो रेनेसा, रिलीजियस रिफॉर्म जो हुए, एनलाइटमेंट एरा है, तो इसने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दिया था कि मानव रीजनेबल है, विवेकशील है, तर्कशील है। तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में मैरी वुllstonecraft ने सीधा यही प्रश्न किया कि क्या केवल मानव में पुरुष ही आते हैं, स्त्रियां नहीं होती? और स्त्रियां आती है तो उसको भी तो ये होगा, तो उसको भी अधिकार दिए जाए कि वो खुद से अपना निर्णय ले, है ना। तो आत्मनिर्णय की उसको भी क्षमता है, तो इसलिए अधिकार दिया जाए। तो ये बात हुई, ठीक है। किसने बोला? ये मैरी वुllstonecraft की बात हो रही है, हमने थोड़ा देर पहले भी इसको बताया था। आगे हम लोग देखते हैं
सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो कि फर्स्ट वेव में ही है। सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या है? तो सोशलिज्म आपको मैं पढ़ा चुका हूं। इस सोशलिज्म में क्या है कि मार्क्स, एंजल्स, लोगों ने क्या कहा, आधार में क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है ना, इकोनॉमिक चीजें हैं, यानी हर चीज किससे निर्धारित होगी, जो अर्थव्यवस्था है उससे, है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे जिसका कंट्रोल है वो हर चीज कंट्रोल करेगा। यानी जब भी सोशलिज्म आ जाए आप सीधा यही सोचना, अर्थव्यवस्था की बात होगी, रुपया पैसा की बात होगी। तो यहां पे ये जो सोशलिस्ट जितने हैं वो लोग क्या कह रहे हैं कि आपको अलग से नारीवाद की आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम, मूल प्रॉब्लम क्या है, कैपिटलिज्म है। मूल प्रॉब्लम कैपिटलिज्म है। अगर ये खत्म हो जाए, पूंजीवाद अगर खत्म हो जाए तो निश्चित ही महिला का जो शोषण हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। मूल प्रॉब्लम तो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म को खत्म किया जाए। यानी मार्क्स ने तो इस पे बहुत विशेष नहीं, जो एंजल्स ने तो किताब भी लिखी, तो जो मार्क्स का दोस्त था एंजल्स, तो आप उसको ध्यान केंद्रित करें कि एंजल्स जो है मार्क्स का जो दोस्त है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स, तो एंजल्स ने इस बात को कहा कि उसने इस पे काम किया, नारी यानी सोशलिस्ट फेमिनिज्म पे, तो उसने कहा कि जो मूल प्रॉब्लम है वो कैपिटलिज्म का है, क्योंकि पुरुष के पास संपत्ति है और प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। तो अगर थोड़ा सा भी पुरुष, जैसे अब मान लो एक घर है, इस घर में क्या होता है कि एक फैमिली रहता है, ठीक, और यहां से एक पुरुष है जो बाहर गया काम करने के लिए, और बाहर से उसको आज के अनुसार ले लेते हैं 400 रुपए एक दिन का कमा लिया, और वो घर आता है और ये बाहर जो कमाया है 8 घंटा काम किया है और 400 रुपए लेके घर जाता है। और महिला जो है यहाँ पे वो 16 घंटा काम करती है, बच्चों को देख रेख कर रही है, हर कुछ कर रही है घर का, मतलब इस पुरुष का वो कपड़ा भी साफ कर रही है, ये जाएगा तो इसका खुशामद भी करेंगी, है ना। अगर इसकी इच्छा हुआ तो ये उसका शोषण भी, मतलब यौन शोषण या शारीरिक शोषण जैसे भी हो सकता है ये कर सकता है, करेगा भी और होता भी है। तो ये 16 घंटा काम कर रही है, इसका कुछ रुपया तो मिला नहीं, है ना। और आपको मैं बता दूं, जो घर पे हम घरेलू काम करते हैं तो वो हमारे देश के जो जीडीपी है उसमें भी उसको जगह नहीं दिया जाता है। ये पुरुष 400 का काम किया तो ये आएगा, लेकिन महिला 16 घंटा काम किया, चूंकि वो घरेलू है तो वो इसमें भी शामिल नहीं होता है, जीडीपी में भी शामिल नहीं होता है। तो देख रहे हैं, तो इसलिए क्या, और अब इतना ज्यादा काम की है और ये 8 घंटा ही काम किया, 2 गुना काम किया है इसने और बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है, लेकिन फिर भी ये 400 लेके जाएगा तो ये रहेगा तेवर में। तो ये होता है, इस सब बातें की गई। तो ये जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, इसमें बात किया गया कि जो मूल प्रॉब्लम है वो पैसा रुपया का प्रॉब्लम है ना। मूल प्रॉब्लम क्या है, पैसा रुपये की प्रॉब्लम है। तो अगर एक बार कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा तो नारीवाद, जो नारियों का जो शोषण है वो स्वतः ही रुक जाएगा। यानी मूल प्रॉब्लम किस चीज का है, कैपिटलिज्म का है, और विभिन्न प्रकार की जो शोषण होता है वो केवल और केवल कैपिटलिज्म की वजह से होता है। तो इसका सॉल्यूशन निश्चित ही हो जाएगा, कैपिटलिज्म को खत्म किया जाए, न कि नारीवाद को आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो आप ये समझ गए। तो हमने अभी फर्स्ट वेव में क्या क्या चर्चा किया है, फर्स्ट वेव में हमने चर्चा किया है यहाँ पे मैरी वुलेस्टोनक्राफ्ट की, जिसने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स बुक लिखा 1792 में, और उसमें उन्होंने जॉन लॉक से प्रभावित होकर आगे उन्होंने महिला और पुरुष समानता की बात किया। और ये पुरुष और महिला समानता की बात कहां हो रही है, ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, पब्लिक स्फीयर की बात हो रही है, यानी घर के अंदर की बात नहीं हो रहा। अभी घर के अंदर में तो किसी का ध्यान ही नहीं गया है, घर के अंदर में अभी ध्यान ही नहीं गया है। अभी लोग कहां चर्चा कर रहे हैं, पब्लिक स्फीयर में, कि अगर एक महिला और एक पुरुष है तो जो समाज है, बाहर, घर से बाहर जब हम निकल रहे हैं तो वहां समानता की बात होनी चाहिए। अभी घर के अंदर की बात नहीं हो रही है। फर्स्ट वेव में मैरी वुलेस्टोनक्राफ्ट कहां चर्चा कर रही है, केवल केवल सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक स्फीयर में बात हो रही है कि महिला पुरुष समानता की बात की गई। इसमें इस बात को आपको एकदम ध्यान रखना है। और फर्स्ट वेव की अभी हमने आपको थिंकर भी एक बता दिया है ना, मैरी वुलेस्टोनक्राफ्ट, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में महिला पुरुष समानता की बात करती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे सेकेंड वेव की। सेकेंड वेव का जो फेमिनिज्म है इसको कहा जाता है रियल फेमिनिज्म, है ना। रियल फेमिनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि
वास्तव में जो काम किया है रेडिकल तरीके से, वो सेकेंड वेव में ही हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, सेकेंड वेव को कहा जाता है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म ये तो सेकेंड हो गया, और इसी को कहा जाता है रियल फेमिनिज्म। ठीक है, यानी रियल को क्या बोलेंगे, वास्तविक। हिंदी में देखो हिंदी इतना रिच भाषा है कि इसमें कई शब्द मिल जाएंगे, सच्चा है ना, या सच्चाई। तो सच्चा नारीवाद या वास्तविक नारीवाद। रेडिकल क्या है, आमूल परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद। अच्छा, इसको और हिंदी में क्या बोल देंगे, हिंदी में इसको और बोल देंगे उग्र नारीवाद। उग्र नारीवाद ज्यादातर किताबों में यही लिखा मिलेगा, उग्र नारीवाद। लेकिन अगर आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद अगर मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि रेडिकल फेमिनिज्म की बात हो रही है, और ये पूरा के पूरा चर्चा सेकेंड वेव की ही हो रही है, सेकेंड वेव की हो रही है। और हर कोई जो है ना वो वीडियो को बड़ा करके देखेगा, ये जरूरी है ना। ये नहीं कि कौन आया कौन गया, ये सब नहीं देखना जरूरी है, बड़ा करके देखना जरूरी है। तो हम लोग सेकेंड वेव की चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पे हमने आपको बताया कि आमूल परिवर्तनवादी, उग्र नारीवाद, रेडिकल या रियल फेमिनिज्म इसको कहा गया। इस फेमिनिज्म यहाँ पे किस चीज की चर्चा हुई, यहाँ पे चर्चा हो रही है, और रेडिकल है, सच्चाई में ये काम किया है। इसने ध्यान केंद्रित किया घर के अंदर में। इसका मानना है कि अगर महिला का, अगर ये जो सामाजिक जो पब्लिक स्फीयर था उसमें स्त्री पुरुष समानता की बात हुई, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गए, सिविल राइट्स भी मिल गए, सब ठीक है। लेकिन वास्तव में जो स्त्री का बुरा हाल है वो पब्लिक स्फीयर में नहीं है, पर्सनल स्फीयर में है, घर के अंदर प्रॉब्लम है। पुरुष जो 400 रुपया वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर 400 रुपये लेके आता है तो घर में वो अलग ही कहानी करता है। ये प्रॉब्लम है रियलिटी में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक ध्यान में आया है तो यहां पे एक थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जो फर्स्ट वेव है इसमें ये कहा गया किस चीज पे ध्यान केंद्रित किया गया है, तो सिविल और जो पॉलिटिकल राइट्स है इस पे तो ध्यान केंद्रित किया गया है, और यहीं पे स्व इच्छा है ना, स्व इच्छा से विवाह करने की बात यहां किया गया था। विवाह यानी जबरदस्ती विवाह, और अपनी बिना माने स्त्री की इच्छा होनी चाहिए कि वो किससे शादी करे, स्व इच्छा की बात की गई। अभी जो हमारे देश में आर्टिकल 21 है इसमें यह है कि आपके मन पसंद आपकी इच्छा से शादी ब्याह होगा। ऐसा नहीं कि पिताजी बोल दिए इससे के साथ चले जाओ तो चले जाए ना, है ना। अब बहुत ये जो धार्मिक जो चीजें हैं ना वो बड़ा गढ़ दिया गया है, लगता है कि ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी संस्कृतियां हैं, वो थोपी गई है। और हमें क्या लगता है ये परंपराएं हैं और इसके अंदर में हमें रहना है। लेकिन जो थिंकर आप पढ़ेंगे तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये स्व इच्छा हमारे लिए है, हम खुद सोच सकते हैं कि अच्छा और बुरा क्या हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है कि व्यक्ति जो है जो मानव है वो विवेकशील है, रिजनेबल है, तर्कशील है, वो खुद को पता है कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो महिला को भी यह अधिकार दिया जाए कि वो खुद के बारे में सोचे कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो स्व इच्छा से अपने पसंद से शादी करने की बात भी इसमें आता है फर्स्ट वेव में, ठीक है। तो अब शादी ब्याह, क्योंकि शादी की बात आई थी इसलिए यह चर्चा आ गया था। अब देखो, अब घर के अंदर में वास्तव में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पुरुष बाहर पैसा कमा के आ रहा है और 400 रुपए लेके आ रहा है, 8 घंटा केवल काम किया, लेकिन यहाँ स्त्री 16 घंटा काम कर रही है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये 400 रुपए लेकर ही जाएगा, तब भी तांडव अलग करेगा, अलग ही शोषण है, अलग ही लेवल का यौन शोषण कर सकता है, शारीरिक शोषण, जो भी अलग अलग प्रकार की शोषण हो सकती है वो सब होता है। तो जो सेकेंड वेव में जो फेमिनिस्ट थिंकर है उन लोगों ने ध्यान केंद्रित किया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम पब्लिक स्फीयर की नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम प्राइवेट का है, प्राइवेट स्फीयर का प्रॉब्लम है ना, यानी निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इसी को पर्सनल कहा गया। अब यहां यह कहा गया, इसमें मुद्दा यह उठाया गया कि 2 स्फीयर बना दिया गया है, पब्लिक स्फीयर और प्राइवेट स्फीयर, पर्सनल स्फीयर, ऐसा 2 स्फीयर बना दिया गया है। और कोर्ट में जाओ तो कोर्ट क्या बोलता है, ये तो पर्सनल स्फीयर की बात है, इसमें तो कुछ नहीं। अभी देखो हमारे देश में होता है, स्त्री पुरुष अगर उसमें कुछ बात है तो लोग बोलते हैं क्या ये तो पर्सनल बात है ना। पब्लिक स्फीयर में अगर कुछ हुआ है दिक्कत तो कोर्ट भी साथ आ जाता है।
रिश्तेदार वाले भी आ जाएंगे, आपके जो सगे संबंधी वो आपको हेल्प कर देंगे, लेकिन आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, तो बहुतों को तो कहा जाता है शेयर नहीं करना किसी से, इज्जत चली जाएगी। हाँ, ऐसी 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 कहानियां गढ़ दी गई है, ये शोषण के हथियार है। तो आप इस चीज को ध्यान दें कि ये जो बना दिया गया है परंपरा, संस्कृति, ये सब जो चीज है वो शोषण के एक हथियार के रूप में यूज हो रहा है। और प्रॉब्लम ये प्राइवेट स्फीयर का है, ये बना दिया गया है पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर। कोर्ट में जाओ वो भी प्राइवेट बात कह के छोड़ देता है कि ये तो पर्सनल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो सरकार है, जो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, उनका भी जो भी लॉज कानून जो भी बनते हैं वो सब पब्लिक स्फीयर में होता है, प्राइवेट स्फीयर में किसी का ध्यान ही नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर कहीं शोषण हो रहा है तो वो प्राइवेट स्फीयर यानी जो निजी क्षेत्र है, घर के अंदर, बाहर नहीं, घर के अंदर शोषण हो रहा है। तो इस पर ध्यान दिया गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन बाहर निकल के आया, इसको आपको लिखना है, द पर्सनल इज द पॉलिटिकल, है ना। द पर्सनल इज द पॉलिटिकल, यानी पर्सनल इज द पॉलिटिकल, यानी कि जो निजी है, निजी ही राजनीतिक है, ऐसा। तो पर्सनल इज द पॉलिटिकल, अगर आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए पर्सनल इज द पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है वो किस वेब से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये बोलना है कि पर्सनल इज द पॉलिटिकल सेकेंड वेब से जुड़ा हुआ है, या इसको बोलेंगे रेडिकल फेमिनिज्म से ये जुड़ा हुआ है, या रियल फेमिनिज्म वास्तविक जो नारीवाद है, अमूल परिवर्तनवादी उग्र नारीवाद है, इससे ये जुड़ा हुआ है ना। पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये चीजें ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें जो कुछ थिंकर हैं, सिमोन द बुआ, हिंदी में लिख रहे हैं सिमोन द बुआ, इंग्लिश में इसको इसको देखो इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे सिमोन डी बिहेवियर, है ना, ऐसा, लेकिन हिंदी में इसको ऐसे बुआ लिखते हैं। हर किताब में आपको ये मिलेगा सिमोन द बुआ। सिमोन द बुआ क्या कह रही है, ये कह रही है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, बल्कि बनाई जाती है। महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। One is not born, but becomes rather a woman। आप इसको हटा भी सकते हैं, कई जगह ये नहीं रहता है। तो वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमेन, यानी कि महिलाएं पैदा होती नहीं है, ये बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। कैसे? ये जो हमारे समाज में बहुत सारे जो बातें कही गई है और परंपराएं, ये सब चीजें जो कही गई है और एक तरीका बना दिया गया है, पैटर्न बना दिया गया है, इसके तहत महिलाओं को बनाया जाता है ना। जैसे वो जन्म लेती है तो उसको ड्रेस अलग अलग दिए जाते हैं, तो यहाँ पर तो एक विभेद हो गया। लड़का है तो हाँ तुम आगे बढ़ पढ़ाई लिखाई सब कुछ उस पर ध्यान दिया जाता है। लड़के है तो तुम्हें तो कुछ दिन चल ही जाना है तो रहने दो, है ना। बेटा पढ़े, बेटी नहीं तो भाई पढ़ रहा है रहने दो, है ना। देखना, अगर कोई घर अगर पढ़ाने की स्थिति में नहीं हो, अच्छी स्थिति में, तो बेटा को पढ़ने के अधिकार ज्यादा मिलते हैं। मतलब संभावना है कि कह देगा घर वाला कि हाँ बेटा को मतलब उसको पढ़ाना है, लेकिन बेटी को तुम तो पराई घर की स्त्री हो, कुछ दिन बाद चल ही जाओगी तो पढ़ाने से क्या फायदा, है ना। तुम्हें कौन सा बाहर जाके कमाना है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो बेटा को पढ़ने का अधिकार भी ज्यादा मिल जाता है। तो ये समाज में क्रिएट किया जाता है, शुरू से ही उसको बताया जाता है, मन में एक एक बात कह के भरा जाता है और वो बाद में स्वतः ही मान लेती है कि हाँ ठीक है मैं महिला हूं, और उसको मान लेना, है ना, और यही हो जाता है और वो महिला बन जाती है। पैदा नहीं होती, पैदा तो दोनों बराबर ही होते, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों बराबर ही पैदा होते हैं। परवरिश में हमारी अंतर आ जाता है समाज की व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग, और जिससे एक महिला पैदा हो जाती है ना, बन जाती है, महिला बन जाती है। महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है ना। मैंने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि तुम लड़की है कम खाओ नहीं तो जल्दी सियान हो जाओगी, फिर ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें होती है।
तो खाने, ये न्यूट्रिशन पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में तो यही पूछेंगे। सिमोन द बुआ, है ना, इसने क्या बोला, महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम रेदर अ वुमेन, ये बनाई जाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकेंड वेव की जो थिंकर है वो कौन है, तो एक फर्स्ट में आपका नाम आना चाहिए सिमोन द बिहेवियर, ऐसा बोलेंगे, या सिमोन द बुआ बोल देंगे, ठीक है, सिमोन द बुआ, है ना। यहाँ पे आपको एक और थिंकर का नाम मैं बता रहा हूं, इसको आप ध्यान रख ले, बेटी फ्रीडन, बेटी फ्रीडन, बेटी फ्रीडन यहीं के है। और एक और केट मिलेट, केट मिलेट। बस इतना से जब हम लोग जब पॉलिटिकल थियरी जब हम पढ़ेंगे और उसमें फेमिनिज्म आइडियोलॉजी आएगा तो उसको पूरा डील करेंगे और 4-5 घंटा पढ़ेंगे इसको। लेकिन अभी तो आप इतना ध्यान रखें कि फेमिनिज्म क्या है, उसका सोच क्या है, उसमें थिंकर कौन कौन है। देखिए थिंकर अब तक हमने क्या क्या जान लिया है। एक तो हमने मेरी विलेस्टोनक्राफ्ट यहाँ जाना, यहाँ पे हमने जाना एंजल्स जो कार्ल मार्क्स के फ्रेंड है उनको जाना, यहाँ पे हमने आपको बता दिया सिमोन द बुआ, है ना, ये तीसरा थिंकर हो गए। और बेटी फ्रीडन एक चौथी थिंकर, और केट मिलेट एक यहाँ पांचवी थिंकर हो गई। ये 3 थिंकर ये इस सेकेंड वेव में आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। आगे हम लोग थर्ड वेव में चल रहे हैं, है ना, थर्ड वेव में किसी को कोई दिक्कत। देखिए जब थर्ड वेव की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड वेव में क्या होता है कि पहले जैसे कि हमने पढ़ा फर्स्ट वेव में कि स्त्री और पुरुष की समानता की बात की गई, है ना। मेरी विलेस्टोनक्राफ्ट में किसकी चर्चा किया कि पुरुष और स्त्री समान है, क्योंकि ये मानव है और मानव रीजनेबल है, तो महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिला हुआ है। तो इसकी बात हो गई, है ना, समानता की बात हो गई। लेकिन जैसे हम सेकेंड वेव में जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुरुष जो है महिलाओं का बहुत शोषण कर रहा है और प्राइवेट स्फीयर में कर रहा है सबसे ज्यादा। यहाँ पे ये जो सेकेंड वेव है वो पुरुष विरोधी है, पुरुष के अगेंस्ट है, पुरुष विरोधी है, ठीक है। यहाँ समानता है, पुरुष स्त्री समानता, और यहाँ पे क्या है, पुरुष विरोधी है। और यहाँ पे जब हम आएंगे थर्ड वेव में आते हैं तो ये महिला महिला में भी अंतर करते हैं, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पुरुष महिला समानता, समानता की बात हुई। यहाँ क्या हुआ, पुरुष महिला विभिन्नता की बात हो रही कि दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे आइए तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि महिला है, एक महिला दूसरी महिला से अलग है, दूसरी महिला से अलग है। बस ये हमने एक की पॉइंट्स में लिखा है कैसे अलग है। तो देखिए जो गोरी महिला है, श्वेत महिला, श्वेत महिला और अश्वेत महिला, ये दोनों अलग अलग है। इसका शोषण अलग होता है, इसका शोषण अलग होता है, दोनों का आधार अलग अलग है। जो अश्वेत महिला है, अगर कोई विचारक है तो वो क्या कहेगी कि जो श्वेत महिला है उसको तो केवल महिला है इसलिए उसका शोषण हो रहा है, कि हाँ वो महिला है, शोषण हो रहा है। लेकिन अश्वेत महिला का 2 तरीके से शोषण हो रहा है, एक इसलिए कि ये महिला है और दूसरा इसलिए कि अश्वेत है, दूसरा है कि अश्वेत है। इसका दोहरा शोषण हो रहा है ना। इसका ये अश्वेत महिला है, इसका शोषण तो श्वेत महिला भी कर दे रही है कि रे तुम अश्वेत हो। जैसे आप अपने देश में देखें, जब देश आजाद हुआ था उससे पहले या देश आजाद हुआ उसके थोड़ा सा बाद की स्थिति आप देखेंगे तो हमारे देश में एससी और एसटी का जो स्थिति था बहुत बुरा है ना। जो आर्टिकल 17 है उसमें अनटचेबिलिटी की बात है ना, कि जो छुआछूत है उसका उन्मूलन किया जाता है, सरकार ने कानून बनाया है ना। आर्टिकल ये 17 जो है इसमें स्पष्ट रूप से चर्चा की गई और ये अधिकार दिए गए कि ये समानता की बात होगी। ये जो है ना एससी एसटी से, इससे छुआछूत वाली भावना न रहेगा, जो करेगा अंदर जाएगा। तो केवल ये क्यों छुआछूत की भाव हो रहा है, यहाँ छुआछूत की भाव। इसी तरह से जो अश्वेत महिलाएं हैं उनसे भी श्वेत महिलाएं छुलाना नहीं चाहती है ना, तुम दूर रहो दूर रहो ऐसा। तो एक तो इसका जो गरिमा है, अगर मान लो पब्लिक स्फीयर में 2 है, अगर वहां वो बैठी है यहाँ बैठी है और उसको दूर दूर भाग भाग अगर कहा जाने लगे तो इसका एक सामाजिक रूप से इसका बहिष्कार हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे इसका गरिमा का हनन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस अश्वेत महिला का शोषण तो श्वेत महिला भी कर दे रही है और दूसरा शोषण क्यों, महिला है इसलिए शोषण हो रहा है।
तो श्वेत महिला का शोषण कम, अश्वेत का ज्यादा, इसलिए श्वेत और अश्वेत दोनों महिला भी अलग अलग है ना। इसी तरह से जो उपनिवेश स्थापित था, कुछ देश ऐसे जो विकासशील है, कुछ विकसित देश हैं, जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना लिया था, है ना। इसी तरह से अलग अलग देशों को उसने गुलाम बनाया था। तो अब उपनिवेश स्थापित किया था, तो उपनिवेशित जो देश के महिलाएं हैं उनका अलग मुद्दा है, विकसित देश की महिलाएं हैं उनका अलग मुद्दा है ना। इस तरीके से इसमें क्या है, जो थर्ड वेव है इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें हो जाती है, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। अश्वेत महिला, है ना, अश्वेत नारीवाद, श्वेत नारीवाद तो नहीं आता, क्योंकि ये तो जो ज्यादा शोषित होगा वही तो अपना एक अलग मुहिम चलाएगा। तो ये श्वेत नारीवाद है ना। यहाँ अश्वेत नारीवाद, इसमें अलग अलग प्रकार हैं, अश्वेत नारीवाद, ये सब पे हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इस पे। अश्वेत नारीवाद, यहां पे आप उत्तर आधुनिक नारीवाद, है ना, उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद, इसको क्या बोल देंगे, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, है ना। ये रेस के आधार पर इनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसी प्रकार से अलग अलग इसमें नारीवाद आता है। तो हमने क्या वेव्स हमने इसमें देखा, और देखो इसमें हमने आपको यहाँ क्या बताया, ये इसको रियल फेमिनिज्म कहा जाता है, इसको न्यू फेमिनिज्म कहा जाता है, याद रखना है। डायरेक्टली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यू फेमिनिज्म किस वेव को कहते हैं, तो थर्ड वेव को न्यू फेमिनिज्म कहते हैं। तो जब भी कुछ थिंकर का नाम आए तो आपको सीधे ही ध्यान आना चाहिए कि हाँ ये थिंकर को तो हम जानते हैं, मैं जानता हूं या जानती हूं कि हाँ ये फेमिनिस्ट थिंकर है। नाम मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट, है ना। मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट अगर आ जाए तो नाम ध्यान फट दे आना चाहिए कि ये फेमिनिस्ट थिंकर है। उसके बाद हमने आपको और क्या बताया, है ना, एंजल्स का नाम आपको बताया, एंजल्स का नाम आपको मैं बताया, कार्ल मार्क्स का जो दोस्त है सिमोन द बुआ, इसका हमने आपको नाम बता दिया। उसके बाद हमने आपको बताया बेटी फ्रीडन, इसका भी हमने आपको नाम बता दिया। और क्या बताया, केट मिलेट की यहां पे चर्चा हो गई। और यहां पे और चर्चा करें कि फेमिनिस्ट थिंकर में और यहां पे चर्चा क्या कर सकते हैं, तो इतना थिंकर तो आपको कम से कम एटलीस्ट ध्यान रखना है। हमारे देश में एक वंदना शिवा, हमारे देश की है वंदना शिवा, इसका आप नाम ध्यान रखें, ये इंडियन है, बाकी सब लोग तो विदेशी हैं। हमारे देश की है वंदना शिवा, ये आप ध्यान रखें। तो ये फेमिनिस्ट थिंकर है, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, थर्ड वेव को न्यू फेमिनिज्म बोला जाता है, इसको रियल फेमिनिज्म बोलते हैं। अब हम इसी को प्रकार में अगर देख ले, प्रकार कि जो फेमिनिज्म है वो कितने टाइप्स का है, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट वेव में दो टाइप्स कर लिया है, दो टाइप्स हमने कर लिया है, उदारवादी और समाजवादी। अगर देखो इसको अलग से डायग्राम बना देते हैं। अगर आपसे जब कहीं पूछा जाए कि फेमिनिज्म टाइप्स और फेमिनिज्म बताइए, तब 3 लिखेंगे। इसमें क्या लिखेगा, उदारवादी मतलब लिबरल, फेमिनिज्म टाइप्स की बात हो रही है, वेव्स की बात नहीं हो रही है। और फिर इसका दूसरा क्या होगा, सोशलिस्ट फेमिनिज्म। उसके बाद यहां पे बात होती है रेडिकल फेमिनिज्म। इसको आपको बस ऐसे ध्यान रख लेना है। देखो ये जो कुछ थिंकर या जो लिख दिया जाता है किताबों में, उसमें हम लोग अभी बहुत कम बुद्धि के हैं, बहुत ज्यादा उसमें हम लोग कर नहीं सकते। उसमें जो किताबों में लिखी गई है उसको समझना है और उसको एज इट इज रखना होगा। क्यों? क्योंकि आपके फेरबदल करने से बदलेगा नहीं, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखें। हमने वेव्स आपको बताया, 3 वेव्स इसका बताया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेव्स बताया। फर्स्ट वेव में हमने आपको ये बताया उदारवादी और समाजवादी, ये दोनों फर्स्ट वेव का है। सेकेंड वेव में ये हमने आपको बता दिया रेडिकल फेमिनिज्म सेकेंड वेव का है। और थर्ड वेव इसमें नहीं है, इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा अप्स डाउन करके इसमें रखा गया। इसमें बहुत प्रकार की है, बहुत प्रकार का है ना। तो अगर प्रकार आपसे सीधा पूछ लिया जाए तो उदारवादी, समाजवादी और उग्र नारीवाद, ये
तीन है इसका प्रकार, और इसका बेब्स भी तीन है, हमने बेब्स भी चर्चा कर लिया है, ये चीजें चर्चा हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं प्लेटो अरिस्टोटल इन लोगों को लेकर, कि देखो ये हम जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो प्लेटो से और सुकरात यहां से आमतौर पर शुरू होता है, तो इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? कुछ थिंकर का चर्चा करेंगे, प्लेटो, अरिस्टोटल और रूसो, है ना, रूसो हिंदी में लिख लेते, चलो इसका स्पेलिंग थोड़ा मुश्किल होता है, तो रूसो ये जल्दी लिखा जाता है। तो प्लेटो, अरिस्टोटल और रूसो की चर्चा करते हैं। जो प्लेटो है, जब हम पढ़ेंगे, है ना, 2 तारीख से जब हम इसको पढ़ेंगे प्लेटो को, तो आपको पता है ना, सबको ऐसे करके देख रहा है ना, ऐसे करके देखना है, बहुत जरूरी है। जब प्लेटो की चर्चा करेंगे हम लोग, तो ये जो प्लेटो है स्त्री पुरुष समानता की बात करता है, स्त्री पुरुष समानता। जब आप फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं तो इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। एक ऐसा होता है ना, ऐसे बॉक्स बना लिया, यहाँ पे 3 थिंकर और ये चीजें रख देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना, कि बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्लेटो स्त्री पुरुष समानता की बात करता है? तो अगर ये ऐसा है तो सही। दूसरा स्टेटमेंट अगर इसी को लेकर के कि प्लेटो स्त्री पुरुष माने स्त्री और पुरुष विभेद की बात करता है, वो महिला और पुरुष समानता की बात नहीं करता है, तो ये लाइन गलत हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखें कि जो प्लेटो है शुरू में ही उसने स्त्री और पुरुष समानता की बात कर दिया। वो एथेंस का था, स्पार्टा में उसने क्या देखा कि महिलाएं तो घुड़सवारी कर रही है, तलवार चला रही है, तो उसने अपने जो पड़ोसी देश है स्पार्टा, एथेंस का पड़ोसी स्पार्टा, जब प्लेटो के समय की बात हो रही है, तो उसने देखा कि वहां तो घुड़सवारी है ना, लड़ भी रही है महिलाएं, तो उसमें उसने देखा, इस वजह से उसने इसका समर्थन भी किया। तत्कालीन जो भी परिस्थितियां रही हो वो तो है, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लेटो ने स्त्री पुरुष समानता की बात किया है, ये आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। दूसरी बात आते हैं, जो अरिस्टोटल है वो क्या करता? अरिस्टोटल जो है वो समानता नहीं असमानता की बात करता है, स्त्री पुरुष असमानता की बात करता है। और अरिस्टोटल ने तो महिलाओं को नागरिकता भी नहीं देने की बात नहीं करता, वो तो नागरिक भी नहीं मानता। वो नागरिक किसको मानता है? एक्टिव सिटीजन, है ना, मतलब जो एक्टिव रहता है ना, हर चीज में वो क्रियाकलाप में भाग लेता है राजनीतिक रूप से, तो उसको वो कहता है कि इसको मिलेगा, उसको नागरिक कहा जाएगा, सिटीजन कहा जाएगा। तो उसने स्लैब को नहीं दिया सिटीजनशिप, उस तरह से महिलाओं को नहीं दे रहा। एक कारण महिलाएं जो होती है एक्चुअल में कम बुद्धि की होती है। आप देखो, आप बार बार सुनते हैं, खान सर के कई वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें इसकी चर्चा होती है कि लड़कियों को बुद्धि नहीं होता है। पर ये बात मुझे क्या लगता है, खान सर जो अरस्तु है उससे प्रभावित हैं, वो उसकी चर्चा होती है कि अरस्तु ने ही कहा है कि महिलाएं जो है उसके पास दिमाग कम होता है ना, उसको घरेलू कार्य में ही अपना जीवन और समय बिताना चाहिए और पुरुषों का सहयोग करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि खान सर जो है अरस्तु से प्रभावित हैं। ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेरी वुllstonecraft है जॉन लॉक से प्रभावित है। इस तरह से कई चीजें है ना कि प्रभावित लोगों का पढ़ते हैं, तो खान सर को हम लोग कह सकते हैं कि ये प्लेटो के जो शिष्य है अरस्तु, उस अरस्तु अरिस्टोटल से प्रभावित है ना। किसको किसको ये बात लग रहा है? चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं रूसो पर। तो रूसो क्या कहता है? तो यहां ये भी ध्यान रखना है कि रूसो भी महिलाओं को लेकर के ठीक विचार नहीं रख रहा है, ये भी असमानता की ही बात कर रहा है। अब देखो, रूसो की तो बहुत खूब चर्चा होती है, रूसो की खूब चर्चा होती है, पर ध्यान रखना है कि रूसो ने स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं कर रहा, ये विरोधी है। इसका मानना है कि हाँ, घर में ही रहना है, अपने घर के जो काम है उसी को देखना है, बाहर बहुत उछल कूद न जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अरिस्टोटल भी वही है, लेकिन प्लेटो बहुत समय पहले ही ये स्त्री पुरुष समानता की बात किया है। और देखिए यहाँ तो सब बढ़िया था, अरिस्टोटल ये थिंकर मिला, उसके बाद से अब तो थोड़ा ठीक हो गया है, पर अरिस्टोटल के बाद से समय बहुत स्त्रियों के पक्ष में नहीं रहा है, बहुत बुरा रहा है स्त्रियों के पक्ष में, है ना। और स्त्रियों का शोषण हर तरीके से होता आया है। फिर से बोलिए सर, रीजन क्या है, क्यों वो असमानता की बात की है वो सब? देखो, उस समय की काल परिस्थितियों को तो देखना होगा, है ना। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट ही अगर ये कहा जाए कि वो क्यों ऐसा मान रहा है, तो वो कहा ही जा रहा है कि वो सिटीजन किसको मान रहा है कि जो
राजनीतिक रूप से पार्टिसिपेट करे, उसी को वो सिटीजन मान रहा है। और सिटीजन है अगर उस एथेंस का, अगर वो सिटीजन है कोई व्यक्ति, उसी को सब कुछ अधिकार मिलेंगे, है ना, बाहर सब कुछ करने का। तो अब महिला जो है वो कह रहा है कि वो घर के ही अंदर रह रही हैं, तो उसको तो सिटीजन ही नहीं मान रहा है, और वो मान रहा है कि महिला जो है एक्चुअल में, ये सच है कि उसके पास कम बुद्धि होता है। ये अरस्तु बोल रहा, हम ना बोल रहे हैं। तो ये उसका ये मानना था कि महिलाओं के पास कुदरत ने, प्रकृति ने ऐसा जो तर्क बुद्धि है, एनालाइज करने की और सोचने की क्षमता जो है वो कम दिया है ना। तो ये उसका विचार है। हम तो बस ये बोल रहे हैं कि ये अरिस्टोटल का विचार है, अरिस्टोटल ऐसा बोल रहा है। एक्चुअल में आज हमारी क्या मान्यता है? आज तो हमारी मान्यता है कि स्त्री पुरुष समानता है, और विशिष्टता की अगर कुछ लोग बात करते हैं तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूं, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी विचार से ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलना आपके एग्जाम में आपको अपना जो है ना किस्मत, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटो को आप ध्यान रखें एक लाइन में कि स्त्री पुरुष समानता की बात करता है, अरस्तु जो है असमानता की बात करता है, और रूसो भी है, रूसो भी असमानता की बात करता है। तो ये थिंकर हमने क्यों लिया? ये थिंकर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने लिया कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर, ये जो ऐसे थिंकर हैं कि आम आदमी भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा विचार रखते हैं, जानते हैं इनके बारे में, ये फेमस लोग हैं। इसलिए अगर इनके बारे में आप जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 3 वेब्स और इसके 3 टाइप्स हमने पढ़ लिया है, और मैं थोड़ा सा रिकॉल आपको करा देता हूं कि 3 वेब्स में उदारवादी, इसमें नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार पे फोकस किया गया, स्व इच्छा से विवाह करने की इसमें बात की गई। और एक और बात आपको मैं बताता हूं, जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट है वो क्या कहती है कि जो नारी है वो अपना दायित्व, जो घरेलू दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो अच्छा से तब निभा पाएगी जब वो शिक्षित रहे। तो अगर शिक्षा दे दिया जाएगा ना तो वो अपना दायित्व तो बहुत बेहतर निभा पाएगी। तो इसलिए मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट में जब आपने शुरू में लिखा है, वहां पे इसको थोड़ा नोट कर लीजिए कि उसने शिक्षा पे ध्यान दिया है ना, शिक्षा को बढ़ाने की बात किया है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, है ना। तो ये बहुत ट्रिगर पॉइंट है। महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो खुद सोचने विचारने लगेंगी, किताबें लिखने लगेंगी, वो भी अधिकार की मांग करेंगी। दिक्कत तो यही है ना, शिक्षा की कमी है, दिक्कत यही है। जब ऐसा देखो कई आप इस बात को समझे कि अंबेडकर जी भी जो बोले हैं उसको हम थोड़ा सा परिवर्तन के साथ, जितना हमें रिकॉल आ रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो कहीं भी दहाड़ने के लिए बल देता है। तो ये अंबेडकर जी ने इस बात को कहा था। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट है वो क्या कहती है कि जो घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब उत्तरदायित्व है, उसको और बेहतर तरीका से महिला निभा पाएगी यदि वो शिक्षित रहे। तो इसलिए महिला शिक्षा की बात, उदारवादी लिबरल फेमिनिज्म में इसकी चर्चा हुई, शिक्षा की बात की इसमें चर्चा हुई, राजनीतिक अधिकार की बात हुई, और उसके बाद नागरिक अधिकार की बात हुई, और स्व इच्छा से विवाह करने की इसमें बात हुई है ना, मैरिज की खुद की इच्छा से। अब हम सोशलिस्ट में क्या पढ़े? सोशलिस्ट में पढ़े कि एंजल्स ने लिखा कि इसमें मूल जो प्रॉब्लम है वो आर्थिक है, नारीवाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर चीज, हर शोषण का आधार क्या है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म खत्म कीजिए और ये सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। यानी कि नारीवाद का जो प्रॉब्लम है, नारियों का जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वह रुक जाएगा, कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। तो कम्युनिज्म लाइए, ये खत्म हो जाएगा। तो हम नारीवाद पर ध्यान केंद्रित नहीं करके पूंजीवाद को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना है। ये सोशलिस्ट नारीवाद है। सोशलिस्ट फेमिनिज्म में इस बात की चर्चा हुई। रेडिकल फेमिनिज्म जो कि रियल फेमिनिज्म है, यह क्या कहता है? पर्सनल इज द पॉलिटिकल, द पर्सनल इज द पॉलिटिकल। जो घरेलू है ना, जो निजी है, वही राजनीतिक है। उसी को राजनीतिक स्फीयर में, उसी को जो प्राइवेट और पब्लिक स्फीयर मान लिया गया है। तो महिलाओं का शोषण ज्यादा प्राइवेट स्फीयर में हो रहा है। इसलिए हमें रेडिकल फेमिनिज्म में इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें कहा गया कि जो प्राइवेट है वो पॉलिटिकल है, उसको पॉलिटिकल बनाया जाए, ठीक है। तो इसकी चर्चा हमने वेब्स में अगर देखें तो फर्स्ट वेब में हमने मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट की बात की और ये दोनों की बात किया।
सेकेंड वेव में हमने रेडिकल फेमिनिज्म की बात किया, और थर्ड वेव में हमने कहा कि महिला एक दूसरी महिला से अंतर है, उसमें श्वेत महिला और अश्वेत महिला की जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो अलग अलग हो रहा है। इसका शोषण अलग तरीके से है, इसका शोषण अलग तरीके से है, तो इसके लिए दोनों अलग अलग है। तो यहाँ महिला महिला में भी असमानता की बात किया गया है कि जो उपनिवेशिक देश की जो महिलाएं हैं वो अलग हैं, और जो जिन लोगों ने उपनिवेश स्थापित किया था उस देश की जो महिलाएं हैं वो अलग हैं। गोरी महिलाएं अलग हैं और काली महिलाएं अलग हैं। ब्लैक फेमिनिज्म जो है वो अलग है। तो इसमें अश्वेत फेमिनिज्म यानी ब्लैक फेमिनिज्म, तो ये जो ब्लैक फेमिनिज्म है इसमें बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेज यहाँ बन गया है, ठीक है। और इसको क्या कहा गया, नियो फेमिनिज्म कहा गया। अभी हम लोगों ने इस क्लास में इतनी चर्चा कर लिया है कि आज के बाद जीवन में कभी भी अगर हम कोई चर्चा करें और उसमें नारीवाद की चर्चा आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि नारीवाद के क्या मतलब है ना। नारी सशक्तिकरण की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि नारीवाद जो है वो नारी सशक्तिकरण की बात करता है ना, इसमें कोई शक नहीं है। महिलाओं की स्थिति में सुधार, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार का ये पक्षधर है, और इसके अलग अलग वेव्स हैं, उसमें अलग अलग थिंकर्स हैं। ये सब कुछ नाम आपको ध्यान में रहेगा, जो अभी आपको मैंने थिंकर का नाम लिखा वो आपको एकदम ध्यान रखिए। जब भी अब हम कुछ भी पढ़ेंगे, जहां भी नारीवाद से रिलेटेड कोई मुद्दा आएगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। फर्स्ट बार ही अगर हम आपको 4 घंटा पढ़ा दे तो आप थोड़ा सा दिक्कत हो जाएंगे, और इतना अगर आपको याद हो जाएगा तो जब हम पॉलिटिकल थियरी, जब वो सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस जब हम पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये सब चीजें सपोर्ट करेगा, फिर आपको ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। कुछ नया चीज होगा उसको ऐड कर लेंगे, इससे यहाँ पे उस समय थोड़ा ज्यादा फोकस हो जाएगा। क्वेश्चन कम पूछते हैं यहाँ से, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी हैंड राइज करे या डायरेक्ट अनम्यूट करके आप बोल दीजिए, पूछ लीजिए कोई भी दिक्कत है तो। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, बहुत अच्छा। मतलब होपफुली हमने अच्छा समझाया है कि आपको कोई दिक्कत की बात नहीं हुई है। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं, थोड़ा सा समय है इसलिए। लड्डू आप ये बताओ कि रियल फेमिनिज्म किस वेव को कहा जाता है? रियल फेमिनिज्म किस वेव को कहा जाता है? सर सेकेंड वेव को कहा जाता है। सेकेंड वेव में रियल फेमिनिज्म आता है। ओके, गीतांजलि बताएगी कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये जो स्टेटमेंट है इसकी चर्चा किस फेमिनिज्म में मिलता है, माने किस वेव में मिलता है, ये बताइए किस वेव में आता है? सर सेकेंड वेव में। सेकेंड वेव में। और किस टाइप के फेमिनिज्म में? किस टाइप के फेमिनिज्म में? सर उग्रवादी नारीवादी। हाँ, रेडिकल फेमिनिज्म, बहुत अच्छा, उग्रवादी नारीवाद। ओके, सौरभ बताएगा। सौरभ आप सुन पा रहे हो आवाज? ब्लैक फेमिनिज्म किस वेव का, ब्लैक फेमिनिज्म को किस वेव में रखेंगे बताइए, सुन पा रहे हो? चलिए, होपफुली इनके पास आवाज नहीं जा रही है। गीतांजलि क्वेश्चन आ गया तो आप ही इसका आंसर बता दो। ब्लैक फेमिनिज्म किस वेव का है? सर थर्ड वेव का। थर्ड वेव का है। ओके, लड्डू बताएगा। लड्डू आप ये बताओ, फेमिनिज्म के मदर कौन है? मैरी क्राफ्ट सर है। मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट, मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट ऐसे बोलना है, मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट। गीतांजलि आप ये बताओ कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, यह किसका स्टेटमेंट है? सर वो सिमोन द बुआ। हाँ, गुड, सिमोन द बुआ ने इस स्टेटमेंट को कहा कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। तो कुछ स्टेटमेंट हम लोगों ने इसको ध्यान रखा। लड्डू आप दो तीन थिंकर का नाम बताओ जो फेमिनिज्म से जुड़े हैं। दो तीन थिंकर का नाम बताइए जो फेमिनिज्म से जुड़े हैं, बताइए।
अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने प्लेटो लिखा था, यहाँ अरिस्टोटल लिखा था और यहाँ रूसो लिखा था ना। अभी चर्चा के दौरान हमें याद आया, तो इसको भी आप थोड़ा नोट कर लीजिए। रूसो, रूसो के बाद आप जेएस मिल लिखिए। जेएस मिल, जेएस मिल जो है, ये जेएस मिल आपको पता है, ये इसको क्लासिकल लिबरलिज्म में इसको हम लोगों ने पढ़ा था। व्यक्तिवादी है और उपयोगितावादी है। तो जेएस मिल जो है, इसने भी समानता की बात किया है, यानी मेरी विलिस्टोनक्राफ्ट के साथ साथ ये भी है, इसने भी अच्छा सा महिला और स्त्री पुरुष समानता की बात किया था। तो आप ये भी यहाँ पे नोट कर लें, तो 4 चीजें रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, होपफुली आपको ये बात सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप रिवाइज कर लीजिए, पीछे का जो भी आपने पढ़ा है वो भी रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो जय हिंद, जय भारत।